क्या रणनीतिक संचार एक अनिवार्य नीति है? सामाजिक नागरिक संस्थाओं के लिए रणनीतिक संचार एक माध्यम से व्यापक समाज को सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जोड़ने का। हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि देश जाति, वर्ग, संप्रदायों में बटा रहा है और यही कारण है कि देश में एक समान उन्नति और बेहतरी कभी हो नहीं पाई। सामाजिक नागरिक संस्थाओं का संवाद अक्सर उन समूहों तक ही सीमित रह जाता है जो वंचितपन, गरीबी और शोषण से प्रभावित हैं। रणनीतिक संचार उन्हें तैयार करने वाली अवधारणा है कि वे समाज के सभी तबकों और संस्थाओं को सामाजिक बदलाव के लिए जवाबदेह बनाएं। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की 12वीं कड़ी इसी प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या रणनीतिक संचार एक अनिवार्य नीति है? ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि समाज में बदलाव की पहल में संचार की आधारभूत भूमिका रही है। भारत की विविध दार्शनिक धाराओं का विस्तार ही लेखन के कौशल से हुआ। भक्ति काल में चाहे अख महादेवी रही हों या बुल्ले शाह, नामदेव या फिर कबीर या रैदास या फिर गुरु नानक, सभी ने दोहों, पदों, अभंग, कविताओं की रचना के माध्यम से ही बदलाव को आकार दिया। इसी तरह 19वीं शताब्दी की सामाजिक बदलाव की प्रक्रियाओं में भी रणनीतिक संचार की स्पष्ट भूमिका दिखाई देती है। राजा राममोहन राय सती प्रथा जैसे सामाजिक व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी भाषा में अखबार निकाले। ज्योतिबा फुले ने भी लेखन का काम किया। दादा भाई नौरोजी ने रास्त गुफ्तार नामक अखबार गुजराती में निकाला, जिसका उद्देश्य पारसी समाज में रचनात्मक बदलाव की बात को आगे बढ़ाना था। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक अखबार और स्वामी विवेकानंद ने उद्बोधन पत्रिका निकाली। महात्मा गांधी ने यंग इंडियन, हरिजन और नवजीवन अखबार निकाले। डॉक्टर अंबेडकर ने भी मूक नायक अखबार निकालकर माना कि समाज में संदेश देने के लिए संचार के तरीकों को केंद्रीय महत्व देना जरूरी है। बहरहाल 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में सामाजिक बदलाव की पहल और रणनीतिक संचार का आपसी रिश्ता लगातार कमजोर होता नजर आता है। सामाजिक पहल या तो बदलाव के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों पर केंद्रित होती गई या फिर अधिकार आधारित नजरिए और व्यवस्थागत बदलाव के नजरिए से जन वकालत पर केंद्रित होती गई। इन दोनों ही धाराओं में रणनीतिक संचार को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक कार्यक्रम लक्षित समुदायों पर केंद्रित होते गए और सामाजिक आर्थिक बदलाव के सपने बड़े समाज के सपनों में तब्दील नहीं हो पाए। रणनीतिक संचार के व्यवहारिक अर्थ क्या हैं? पहला, सामाजिक नागरिक संस्थाएं जिन लक्ष्यों को लेकर अपनी भूमिका निभा रही हैं, उन लक्ष्यों के आधार पर अलग अलग समूहों के साथ संवाद करना जरूरी है। हर जिले में महाविद्यालय मौजूद हैं, उनके आसपास अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। इन उच्च शिक्षा संस्थाओं में अलग अलग विषयों पर शोध और अध्ययन होते हैं। अगर सामाजिक नागरिक संस्थाएं इन उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ जुड़ें, अध्यापकों और अकादमिक विशेषज्ञों के साथ लगातार संवाद करें, तो सामुदायिक विषय पर ज्यादा गहरे शोध और अध्ययन हो सकते हैं। इससे विषयों और ठोस नीतिगत चर्चाएं हो सकेंगी। इसी तरह छात्र छात्राओं से इसलिए संवाद करना जरूरी है ताकि वे समाज के और खासकर वंचित समुदायों के विकास की ओर वंचना के मुद्दों के बारे में जान सकें। इससे उनमें भी सामाजिक नागरिक पहल से जुड़ने और बदलावकर्ता की भूमिका निभाने की इच्छा पैदा हो सकती है। दूसरा, समाज में अलग अलग समुदाय होते हैं और उन समुदायों के अपने संगठन होते हैं। ब्राह्मण समाज हो या अग्रवाल समाज या कुशवा या राजपूत या फिर जैन समाज, सभी समुदायों के अपने सामाजिक संगठन होते हैं। इनके साथ भी संवाद करना जरूरी हो जाता है ताकि वे सभी समुदाय भी समाज से छुआछूत, शोषण,
भुखमरी, गरीबी मिटाने के लक्ष्य के साथ जुड़ें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपना मत व्यक्त करते समय इन मुद्दों का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद केवल आवेदन लेने या शिकायत पत्र सौंपने तक ही सीमित रह जाता है। इससे उन्हें सामाजिक नागरिक संस्थाओं के लक्ष्यों और सपनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। यह भी सोचिए कि मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद कब कब होता है। जब संस्था कोई कार्यक्रम करती है और उसकी खबर अखबार में छपवानी होती है, तभी मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ संवाद होता है। 4. सामाजिक नागरिक संस्थाओं के संदर्भ में रणनीतिक संचार और कहानी कहन का अर्थ यही है कि संस्थाएं केवल हितग्राही समूहों तक जागरूकता देने वाले संदेशों को ही पूरा संचार न माने, बल्कि अलग अलग समूहों, संस्थाओं, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, युवाओं, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापक समाज और अलग अलग समुदायों के संगठनों के साथ लगातार संवाद करती रहें। उनमें भरोसा आधारित रिश्ता बनाएं और खुद को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएं। 5. रणनीतिक संचार का अर्थ केवल सकारात्मक या सफलता की कहानियां कहना नहीं है। इसका अर्थ अपनी सीखों, असफलताओं की कहानी कहना भी है। जीवन में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती। सामाजिक नागरिक संस्थाएं जिस तरह की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही हैं, वे बेहद जटिल समस्याएं हैं और ऐसी कोशिशों में असफलताएं होना स्वाभाविक है। रणनीतिक संचार का अर्थ है अपनी सीखों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और उन पर खुले मन से संवाद करना। कहानियां सपनों को व्यक्त करती हैं। रणनीतिक संचार और अनुभवों, सीखों की कहानियां साझा करने में रिश्ता बनता है। जब रिश्ते बनते हैं तभी भरोसा स्थायित्व लेता है। एक मायने में कहानियों को साझा करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि व्यक्तियों, संस्थाओं, व्यवस्था, विचार पर भरोसा कायम हो सके। सामाजिक नागरिक संस्थाओं के रूप में यह समझना जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों, समाज और संस्थाओं के बीच में भरोसे पर आधारित रिश्ते आकस्मिक संवादों या कभी कभार की बातचीत से नहीं बनते। केवल गतिविधियों के बखान से भी रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते बनते हैं मंशाओं और सपनों की व्याख्या से। मानव इतिहास पर नजर डालिए, तब हम जान पाएंगे कि जब भी लोग समाज सपनों से जुड़ते हैं तब भरोसे का रिश्ता कायम होता है। सामाजिक नागरिक संस्था के रूप में केवल यह कहा जाना पर्याप्त नहीं है कि किसानों को बीज बांटे जा रहे हैं या खेतों की बाड़ बनाई जा रही है या पानी रोकने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। यह कहा जाना भी जरूरी है कि किसानों का जीवन बेहतर हो, उनके श्रम की पहचान और सम्मान हो और समाज में खाद्य सुरक्षा की स्थिति स्थापित हो। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यह कहना भी पर्याप्त नहीं है कि संस्थाएं बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज करवा रही हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध करवा रही हैं और उसके समूह बनाकर गतिविधियां संचालित करवा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अपने बड़े लक्ष्य, अपने बड़े सपनों को दोहराना, यानी यह कहना कि संस्थाएं बच्चों के गरिमामय जीवन के बुनियादी अधिकारों को संरक्षित कर रही हैं ताकि वर्तमान में उनके साथ कोई शोषण ना हो और वे सजग, सक्रिय नागरिक बन सकें। जब महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों की बात आती है, तब यह जानना पर्याप्त नहीं है कि उन्हें जागरूक किया जाता है। महिलाओं के समूह को आर्थिक सहायता दी जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं या कौशल विकास की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके स्थान पर यह कहना जरूरी होता है कि समाज में लैंगिक समानता की स्थिति को हासिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम मानते हैं कि किसी भी महिला के साथ शोषण या हिंसा नहीं होनी चाहिए और हर महिला को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वह समाज की सदस्य भी है और स्वतंत्र व्यक्ति भी। सपनों और लक्ष्यों के उल्लेख से लोग, समाज, सरकारें उनसे जुड़ते हैं क्योंकि वे खुद इसी तरह की स्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। जब महिलाएं यह देखती सुनती हैं कि संस्थाओं का उद्देश्य हिंसा, भेदभाव और असमानता की समाप्ति है,
तो वे इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि वे स्वयं इन समस्याओं का सामना कर रही होती हैं। गतिविधियों से कोई जुड़ाव स्थापित नहीं होता। जब दलितों को यह विश्वास होता है कि संस्थाओं का सपना और मकसद असमानता, शोषण और छुआछूत की समाप्ति है, तभी वे जुड़ते हैं। जरा सोचिए कि संस्थाओं की परियोजनाओं की गतिविधियों से क्या कोई जुड़ेगा? सामाजिक नागरिक संस्थाओं और व्यापक समाज के बीच की दूरी। मध्यम वर्गीय समाज में सर्वे किया जाए और पूछा जाए कि क्या सामाजिक नागरिक संस्थाओं को बंद किया जाना चाहिए, तो ज्यादातर क्या जवाब आने की संभावना है? सामाजिक नागरिक संस्थाओं की अन्य समूहों से दूरी क्यों है? नंबर 1, क्योंकि सामाजिक नागरिक संस्थाओं ने रणनीतिक संचार को अपनी सोच, नीति और रणनीति का केंद्रीय हिस्सा नहीं बनाया। 2, क्योंकि रणनीतिक संचार संबंधी संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई। 3, क्योंकि सामाजिक नागरिक संस्थाओं में रणनीतिक संचार कौशल और क्षमताओं के विकास पर कोई पहल नहीं की गई। डॉक्टरों का हर साल प्रशिक्षण होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी प्रशिक्षण होता है, रक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों का संचार प्रशिक्षण होता है, प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों का संचार प्रशिक्षण होता है। 4, सबसे महत्वपूर्ण बात, सामाजिक नागरिक संस्थाओं के अपने मूल उद्देश्यों, सपनों और लक्ष्यों के स्थान पर कार्यक्रमों की ज्यादा बातचीत की। क्या सामाजिक नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होता है? क्या वे यह विचार करते हैं कि समाज और व्यवस्था में उनकी छवि कैसी है या पहचान क्या है? सामाजिक नागरिक संस्थाएं 20 कानूनों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी वे एक सार्वजनिक संस्था के रूप में स्थापित हो पाई हैं? जवाबदेहिता और पारदर्शिता के मानकों पर संस्थाएं स्वयं को कहां खड़ा पाती हैं? सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जाना कि सामाजिक नागरिक संस्थाएं बेहद संवेदनशील भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने दायरे बहुत सीमित कर लिए हैं। जब तक सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं अपने दायरों को विस्तार नहीं देंगे, तब तक उनके सामाजिक सपने पूरे होना बहुत कठिन होगा।